प्रशांत त्रिपाठी का जन्म 1978 को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुआ था। वे तीन भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके पिता श्री अवधेश नारायण त्रिपाठी जी एक प्रांतीय प्रशासनिक अधिकारी थे और माता श्रीमती सीता त्रिपाठी जी एक गृहिणी। उनका बचपन ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ही बीता। माता पिता और शिक्षकों ने उन्हें एक ऐसा बालक पाया जो कभी शरारत करता था तो कभी अचानक गहन चिंता में डूब जाता था। दोस्त भी उन्हें एक अपरिमेय स्वभाव वाला याद करते हैं। अक्सर यह सुनिश्चित नहीं होता था कि वे मजाक कर रहे हैं या गंभीर हैं। एक प्रतिभाशाली छात्र होने के कारण वे लगातार अपनी कक्षा में शीर्ष पायदान पर रहे और एक छात्र के लिए उच्चतम संभव प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त किए। उनकी माताजी को याद है कि वे कैसे अपने बच्चे के बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण कई बार मदर क्वीन की उपाधि से सम्मानित किया जाता था। शिक्षक कहते हैं कि उन्होंने पहले कभी ऐसा छात्र नहीं देखा था जो मानविकी में उनका भी प्रतिभाशाली हो जितना विज्ञान में, जो भाषाओं में इतना ही निपुण है जितना गणित में और अंग्रेजी में उतना ही कुशल जितना हिंदी में। राज्य के तत्कालीन राज्यपाल ने उन्हें बोर्ड परीक्षा में एक नया मानदंड स्थापित करने और एनटीएसी स्कॉलर होने के नाते एक सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किया था। वे 5 साल की उम्र से ही एक जिज्ञासु पाठक थे। उनके पिता के व्यापक गृह पुस्तकालय में उपनिषद जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ सहित दुनिया के कुछ बेहतरीन साहित्य शामिल थे। लंबे समय तक वे घर के किसी शांत कोने में बैठे जाते और उन किताबों में डूबे रहते जो केवल परिपक्व पुरुष ही समझ सकते थे। पढ़ने में खो जाने के कारण वे कई बार भोजन किए बिना ही सो जाते। 10 साल का होने से पहले ही उन्होंने पिता के पुस्तक संग्रह से लगभग सब कुछ पढ़ लिया था तथा और अधिक की मांग कर रहे थे। उनमें गहराई के शुरुआती लक्षण तब प्रकट हुआ जब उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में कविता रचना शुरू की। उनकी कविताएं रहस्यमयी रंगों से ओत-पोत थीं और ऐसे प्रश्न पूछ रही थी जिन्हें अधिकांश वयस्क भी नहीं समझ पाते। 15 वर्ष की आयु में कई वर्ष तक लखनऊ शहर में रहने के बाद उन्होंने अपने पिता के स्थानांतरणीय नौकरी के कारण स्वयं को दिल्ली के पास गाजियाबाद में पाया। बढ़ती उम्र और शहर के परिवर्तन ने उस प्रक्रिया को गति दी जो पहले से ही गहरी जड़ें जमा चुकी थी। वे रात में जागने लगे और पढ़ाई के अलावा अक्सर रात के आसमान को चुपचाप देखा करते। उनकी कविताएं गहराई में उतरती गई। उनमें से बहुत सी रात और चांद को समर्पित थी। उनका ध्यान शिक्षाविदों के बजाय रहस्यवादियों की ओर तेजी से बढ़ने लगा। फिर भी उन्होंने शैक्षिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा और प्रतिष्ठित भारतीय औद्योगिक संस्थान दिल्ली में प्रवेश प्राप्त कर लिया। आईआईटी में उनका समय दुनिया का सब समझने और छात्र राजनीति में गहरी भागीदारी के बीच बीता। वे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में एक उभरते हुए डिबेटर और अभिनेता के रूप में सामने आए। वे परिसर में एक जीवंत व्यक्ति एवं भरोसेमंद छात्र नेता और मंच पर एक भावपूर्ण कलाकार थे। उन्होंने लगातार राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिता जीती और उत्कृष्ट नाटकों में निर्देशन और अभिनय के लिए पुरस्कार भी प्राप्त किए। एक बार उन्होंने एक ऐसे नाटक में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला जिसमें उन्होंने न तो कोई शब्द बोला था और न ही कोई कदम बढ़ाया था। वे लंबे समय से यह महसूस कर रहे थे कि जिस नज़र से अधिकांश लोग दुनिया को देखते हैं, जिस तरह से हमारे दिमाग ढाराबद्ध हो गए हैं, उनमें मूलभूत रूप से कुछ कमी है और इस कारण हमारे आपसी संबंधों में वैश्विक संस्थाओं की संरचनाओं, समाज के कार्य करने के तरीके, मूल रूप से कहे तो हमारे जीवन के ढंग में ही विकृति आ गई है। उन्होंने यह देखना शुरू किया था कि मानव पीड़ा के मूल में स्पष्टता व समझ का अभाव है। वे मनुष्य की अज्ञानता जनित हीनता, गरीबी की समस्या, उपभोग की बुराई, मनुष्य, जानवरों और पर्यावरण के प्रति हिंसा, स्वार्थ व संकीर्ण विचारधारा पर आधारित शोषण से बहुत व्यथित थे। उनका पूरा अस्तित्व ही इस विस्तीर्ण पीड़ा को चुनौती देने के लिए तैयार था और एक युवा के तौर पर उन्हें भारतीय सिविल सेवा या प्रबंधन की राह चुनना एक सही कदम लगा। उन्होंने उसी वर्ष भारतीय सिविल सेवा और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM
अहमदाबाद में प्रवेश प्राप्त किया। प्रशासनिक सेवा के आवंटन में उन्हें आईएएस का इच्छित पद न मिल सका। साथ ही तब तक यह भी देखने लगा था कि प्रशासन में रहते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। उन्होंने आईएएस जाने का चुनाव किया। आईआईएम में उनके 2 साल शैक्षणिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध थे। वे ऐसे नहीं थे जो सदा ग्रेड और प्लेसमेंट की होड़ में ही लगे रहते थे, जैसा कि न प्रतिष्ठित संस्थानों में सामान्यतः देखने को मिलता है। वे नियमित रूप से गांधी आश्रम के पास की एक झुग्गी में संचालित एक गैर सरकारी संगठन में बच्चों को पढ़ाने जाते। साथ ही इस संगठन के खर्चों को देखने के लिए स्नातकों को गणित भी पढ़ाया करते थे। इसके अलावा मानवीय अज्ञानता पर उनका गुस्सा थिएटर के माध्यम से आकार लेता था। उन्होंने खामोश अदालत, जारी है, गैंडा, पगला घोड़ा और 16 जनवरी की रात जैसी नाटकों में अभिनय के साथ साथ इनका निर्देशन भी किया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें एक ही समय पर 2 अलग अलग नाटकों का निर्देशन एक साथ करना पड़ा। वे नाटक आसपास और दूर दराज से आए दर्शकों से खचाखच भरे आईआईएम के सभागार में हुआ करते थे। परिसर के लाभ केंद्रित और स्वार्थ प्रेरित माहौल में उन्होंने खुद को एक बाहरी व्यक्ति पाया। इन अस्तित्ववादी और विद्रोही नाटकों ने उन्हें अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति देने में मदद की और आगे बड़े मंचों के लिए तैयार किया। अगले कुछ वर्षों, जैसे कि वे अपने शब्दों में कहते हैं, निर्जनता में व्यतीत हुए। इस अवधि को वे एक विशेष दुख, तड़प और तलाश के रूप में वर्णित करते हैं। शांति की तलाश में वे कॉरपोरेट जगत की नौकरियों और उद्योग को बदलते रहे। इसी तलाश में वे समय निकालकर अक्सर शहर और काम से भी दूर चले जाया करते थे। उन्हें धीरे धीरे बात स्पष्ट होने लगी थी कि वे क्या करना चाहते हैं और जो उनके माध्यम से व्यक्त होने के लिए पुकार रहा था वह किसी पारंपरिक मार्ग से स्फुटित नहीं हो सकता। इस दिशा में उनका अध्ययन और संकल्प जोर पकड़ने लगा और उन्होंने बौद्ध ग्रंथों और आध्यात्मिक साहित्यों के आधार पर स्नातकोत्तर और अनुभवी पेशेवर के लिए एक नेतृत्व पाठ्यक्रम तैयार किया। पाठ्यक्रम पर प्रतिष्ठित संस्थानों में शुरू किया गया और वे कभी कभी अपनी उम्र से बड़े छात्रों को भी पढ़ाते। कोर्स सफल रहा और उनके लिए रास्ता साफ होने लगा। 28 वर्ष की आयु में उन्होंने कॉर्पोरेट जगत को अलविदा कह दिया और इंटेलिजेंस स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से एक नई मानवता के निर्माण के लिए अद्वैत लाइफ एजुकेशन की स्थापना की। प्रयोजन था मानव चेतना में गहन परिवर्तन लाना। उनके प्रारंभिक श्रोता थे कॉलेज के छात्र, जिन्हें आत्मविकास पाठ्यक्रम का लाभ मिला। प्राचीन साहित्य की सीख को सरल शब्दों और मनोहर गतिविधियों के रूप में छात्रों तक पहुंचाया गया। लगभग 30 वर्ष की आयु में आचार्य प्रशांत ने अपने संवाद में बोलना शुरू किया। वे सत्र महत्वपूर्ण जीवन मुद्दों पर खुली चर्चा के रूप में हुआ करते थे। जल्द ही स्पष्ट होने लगा कि सत्र गहन ध्यानपूर्ण थे, मन को एक अनोखी शांति मिलती थी और मानस पर चमत्कारी रूप से उपचारात्मक प्रभाव डालते थे। आचार्य प्रशांत के शब्दों और वीडियो को रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाने लगा और जल्द ही उनके लेखन और उनके व्याख्यानों के प्रतिलेखन को प्रकाशित करने के लिए एक वेबसाइट भी तैयार हो गई। इंटरनेट पर इनके द्वारा अपलोड किए गए 10,000 से अधिक वीडियो और लेख मूल्यवान आध्यात्मिक संकलन है और सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। यह संकलन इंटरनेट पर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सामग्री का भंडार है, जिनमें से 50 लाख से अधिक मिनट प्रतिदिन देखे जाते हैं।